हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट मेंशन है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो उन सभी के प्रोविज़न और वो किसके लिए है, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट यूएस के बिल ऑफ राइट से इंस्पायर्ड है, वहीं से यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर होकर हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, जिसे बिल ऑफ राइट्स को बेसिक राइट्स के भी नाम से जाना जाता है। और फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है कि एक डॉक्यूमेंट होती थी ब्रिटेन में, रिटन डॉक्यूमेंट होती थी जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करते थे। इंग्लैंड में 1215 ईस्वी में इसे बनाया गया था, उसी को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 12 से 35 तक मेंशन है, लेकिन आज हम 12 से 32 तक ही जितने फंडामेंटल राइट है वो सभी डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मार्शल लॉ या वैसे सिचुएशन में वो फंडामेंटल राइट ले लिए जाते हैं, तो वो सारी इंपॉर्टेंट उतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो जाते हैं, तो इसलिए उसे अलग डिस्कस करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट का क्या है, तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम है, पब्लिक का जो पीपुल का पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको सिक्योर करने का काम करता है। और जो सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम होते हैं उसे डीपीएसपी से सिक्योर किए जाते हैं। सोशल और जो इकोनॉमिक कॉज के लिए फ्रीडम दिया जाता है वो डीपीएसपी से सिक्योर किए जाते हैं, और वो नॉन इनजस्टिएबल और नॉन इनफोर्सिएबल होता है। और पर फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहते हैं, ये भी एक विषय है। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट जरूरी होते हैं। और दूसरी कारण है कि फंडामेंटल राइट ऐसे राइट्स होते हैं जिसके बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग्स डिग्निफाइड मैनर में इस सिस्टम में सर्वाइव और एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट कहते हैं। फीचर क्या है इसके, वो भी देख लेते हैं। तो फीचर क्या आता है, ये चेक एंड बैलेंस करता है। ये जो अनलिमिटेड पावर ऑफ आर्बिट्री पावर है जो स्टेट का, उसके विरुद्ध ये चेक बैलेंस करता है। जो गलत हो गया, जो गलत निर्णय लिया गया, तो सारी चीजें इससे किया जाता है। तो इंडिविजुअल के राइट्स को भी स्टेट के प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरे है फीचर की अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ये स्टेट के खिलाफ ही इस राइट को यूज किया जाता है। और रिट्स जो जारी होते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जो इसका हनन होता है फंडामेंटल राइट का, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये प्राइवेट को नहीं जाते हैं, स्टेट को जाते हैं। प्राइवेट या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं जाते हैं आप सर्वन। और रिट्स जो अधिकार है, मानवाधिकार, जो लोगों का रिट्स जारी होता है आर्टिकल 32 के तहत, तो उसके तहत हम लोग स्टेट के खिलाफ जाते हैं। और जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के सिचुएशन में सस्पेंड भी किया जा सकता है, या प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर भी कुछ राइट पर सस्पेंड कर दिए जाते हैं, जिन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं। और जो इमरजेंसी के दौरान है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाता है, और आगे भी प्रेसिडेंट चाहे तो बाकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल 20 और 21 जो राइट टू लाइफ और डिटेंशन का है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया 44वां अमेंडमेंट 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इस अमेंडमेंट करके इसे जो आर्टिकल 300 दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, उसे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। वो उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उस सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो राइट हमारे जो 6 हैं उसको देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच है आर्टिकल दिया हुआ, और राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक आर्टिकल है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन जो है आर्टिकल 23 से 24 के बीच है। और जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो वो 25 से
28 तक मेंशन किया गया है, और जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है उसे 29 और आर्टिकल 30 के द्वारा मेंशन किया गया है। और जो रिमेडीज होता है सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर द्वारा कहा गया था, उसे 32 और 35 में किया गया है। तो ये जो 33, 34, 35 है उसे मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्यों डिस्कस करूंगा कि वो ये बताते हैं कि सिचुएशन में उस राइट को खत्म कर दिया जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ये 32 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो एक आर्टिकल करके देखते हैं हम कि क्या है। तो 12 जो आर्टिकल है तो उसमें दिया गया है कि स्टेट का डिफिनीशन दिया गया है। तो आप सोचेंगे स्टेट का डिफिनीशन तो 36 में भी दिया गया है। तो जो 36 में दिया गया हो वो पार्ट 4 के तहत वैलिड है, मतलब डीपीएसपी के तहत वैलिड है। लेकिन जो 12 आर्टिकल में दिया गया है स्टेट का डिफिनीशन, ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल जो 12 है उसके 3 पार्ट के लिए दी गई है। जो डिफिनीशन दिया गया है कि वो स्टेट कौन होंगे, तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन जो करेंगे यूनियन के होंगे। स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन बॉडी होगी वो भी स्टेट का डिफिनीशन है। और लोकल अथॉरिटी जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज होगी ये भी स्टेट के डिफिनीशन में आती है। और अदर अथॉरिटी भी स्टेट के डिफिनीशन में आती है। जब जुडिशियल अगर एग्जीक्यूटिव कमीशन के काम करती है तो वो अथॉरिटी आर्टिकल 12 के तहत आता है। तो ये बहुत सारे केसेस हैं उसके कि जुडिशरी को भी स्टेट का कब डिफिनीशन दिया जाता है, और बहुत सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं उससे बाद में केसेस जितने होंगे उसको अलग डिस्कस कर लूँगा। अब आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, नॉट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो इसे कंपोज किया गया था लेजिस्लेटर पावर के रोक लगाने के लिए। वैसे ना लाभ बना के जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो उसको ये रोकने का काम करता है, उसे एक आईना दिखाने का काम करता है। तो आर्टिकल 13 जो भी लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा अगर इनकंसिस्टेंट और वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट को तो नल एंड वॉइड किए जाते हैं। तो इसमें भी 2 प्रिंसिपल है। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं, जो संविधान से पहले जो राइट्स दिए गए हैं तो वो जारी रखे जा सकते हैं। और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अगर वो भी संविधान बनने के बाद जो लॉज मेंशन किए गए वो फंडामेंटल राइट को अगर एब्रिगेट करते हैं तो उनको भी नल एंड वॉइड किया जा सकता है, बट उसी प्रोविजन को लिया जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है। और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का थ्योरी भी जिसको शैडो ऑफ डॉक्ट्राइन बोला जाता है, तो ये क्या करता है कि वो लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या अनकंसिस्टेंट है तो उसको उसे खत्म नहीं होगा, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट से ओवरशैडो हो जाएगा और उसी को इक्लिप्स डॉक्ट्राइन बोला जाता है। वैसे ही इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है जैसे ही तो अमेंडमेंट के थ्रू और अदरवेयर ये लाभ फिर से एक्टिव हो जाते हैं। अगर अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरलिटी भी निकल कर आता है, इसे सेपरेट करता है। ये कहता है कि जो लॉ अगर इनकंसिस्टेंट हो, अगर वायलेट करते हैं तो अगर उसे सेपरेट कर सकते हैं, अगर उसमें से कुछ प्रोविजन आप अलग कर सकते हैं जो वैलिड हो तो यह पार्ट वैलिड हो जा रहेगा, बाकी एक वैलिड रहेगा। जैसे बॉम्बे केस और एफएन बसारा केस का है तो उस केस में ऐसा कहा गया है। तो कुछ केसेस जो इमर्ज हो गए हैं जैसे के गोपालन केस में मैंने पिछले बार डिस्कस किया था, तो उसमें प्रिवेंटिव टन का सिर्फ एक प्रोविजन वैलिड था जो प्रॉब्लमेटिक था, उसे हटाया गया, बाकी एक वैलिड था। तो इसमें से निकल कर आता है कि क्वेश्चन कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। उसके लिए 2 प्रोविजन देखने पड़ते हैं, एक तो जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 1 के तहत आता है और आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये दोनों प्रोविजन से देखने पड़ते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे केसेज इमर्ज होके आए
जिसमें कहा गया कि हाँ आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। जैसे कि शंकरी प्रसाद केसेज में कहा गया, सज्जन सिंह केस में कहा गया कि हाँ फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है। बट गोलकनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, वैसे कोई चेंज नहीं कर सकता है जिससे फंडामेंटल राइट एब्रिगेज हो या पार्लियामेंट के पावर पर रोक लगाई गई थी पहली बार। इसी के खिलाफ इंदिरा गांधी गई 24वां 25वां 26वां अमेंडमेंट लेकर आई और केशवानंद भारती में गोरखनाथ केस को ओवररोल किया गया और आर्टिकल 368 के तहत कहा गया कि जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो उसे एक बैलेंस जजमेंट हुआ कि मतलब सुप्रीम ना पार्लियामेंट है और ना कॉन्स्टिट्यूशन है, बस एक बैलेंस एक प्रोवाइड किया गया, बैलेंस जजमेंट दिया गया और एक आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव पावर था उसको रोक लगा था। अब आर्टिकल 14 देखते हैं। तो ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रोविजन प्रोवाइड करता है। मतलब एवरीवन मतलब करता है कि प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट, जो भी अनइक्वल ट्रीटमेंट है कि मतलब पीएम से लेकर और आम पर्सन तक इक्वलिटी बिफोर लॉ से ट्रीट किए जाएंगे, सभी इक्वल हैं। तो एक तरह से ये यूके से लिया गया रूल ऑफ लॉ से, तो ये निगेटिव अप्रोच है, इसे निगेटिव अप्रोच बोला गया। आप दोनों की एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है। और उसके बाद एक दूसरा है डिमांड करता है इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन, तो इसमें पॉजिटिव अप्रोच निकल के आता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक, जैसे 5 साल के बच्चा को 20 साल के बच्चा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद आता है डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल के कंसेप्ट है कि जो आर्टिकल 14, 19 और 21, अगर आर्टिकल 14 वायलेट होता है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 भी वायलेट हो जाएगा। तो ये गोल्डन कंसेप्ट से ट्रायंगल कहा गया, मेनका गांधी केस में यूज हुआ था। 14 को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, उसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ये कहा गया और रीजनेबल इस्टेब्लिश करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अगर कोई भी आर्बिट्री हो तो उस आर्टिकल को 14 वायलेट करेगा ही। तो आज हमने फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट क्या है, किससे लिया गया है और ये इसे फंडामेंटल क्यों बोला जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट का। 7 फंडामेंटल राइट है, उसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे 44वां अमेंडमेंट 1978 में अमेंड कर दिया गया और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट का प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 300 के तहत, तो इसको डिलीट कर दिया गया। तो अभी हमारे पास और 6 जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी 6 ही कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मेंशन है। और उसके तहत हमने स्टेट का आर्टिकल 12 स्टेट का डिफिनीशन देखा और स्टेट में कौन कौन से बॉडी आते हैं उन सभी को डिस्कस किया। साथ में जो आर्टिकल 13 को देखा, जो फंडामेंटल राइट को 368 के तहत अमेंड करते हैं तो नल एंड वाइड हो जाते हैं। अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा तो उसे नल एंड वाइड किया जा सकता है आर्टिकल 13 के तहत। तो ये कहता है कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट और एवरेज करे फंडामेंटल राइट को उसे नल एंड वाइड किया जाएगा। तो इसके भी देखा, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इसके देखा कि जो भी लॉ है और इनकंसिस्टेंट है तो उनको ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट से ओवरसाइड हो जाएगा, उसे इक्लिप्स कहा जाता है। और जैसे ही इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है तो उसी अमेंडमेंट के थ्रू फिर से उस लॉ को एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 13 भी देखा और इसके थ्रू बहुत सारे एक गोपालन केस देखा जिसमें जो वायलेट करते थे उस प्रोविजन को हटा लिया गया और जो फंडामेंटल राइट के थ्रू अमेंड किया गया। और जुडिशियल रिव्यू के तहत आर्टिकल 31 के तहत बहुत सारे केसेस देखे गए, जैसे शंकरी प्रसाद का केस हो, सज्जन सिंह का केस हो, गोलकनाथ का केस हो और केशवानंद भारती का केस हो। तो ये आर्टिकल 13 के तहत हम लोग ने देखा जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जो 13 के तहत है, जो फंडामेंटल लेने की कोशिश की जाती है
एवरेज किया जाता है, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू 368 के तहत, तो उस सभी प्रोविज़न हमने आर्टिकल 13 में डिस्कस किया। आर्टिकल 14 भी देखा, जो जिसमें दो है, इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस से लिया गया, और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये रूल ऑफ लॉ जो यूके का कंसेप्ट है उससे लिया गया। इसमें एक केस का जजमेंट भी देखा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मेनका गांधी केस में, जो रूल ऑफ गोल्डन ट्रिंगल है कि अगर 14 आर्टिकल वायलेट होता है तो 19 और 21 ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाएगा। तो 19 और 21 तो दोनों ही वायलेट हो जाएंगे अगर एक आर्टिकल वायलेट किए जा सकते हैं। फिर से ये जो क्लासिफिकेशन है उन सभी को देखा कि ये नेचुरल जस्टिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ करता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर कोई आर्बिट्रेशन, अगर कोई चीज़ इक्वलिटी का प्रोविज़न को लेने की कोशिश करते हैं, आर्बिट्री पावर है वायलेट करेगा 14 को, तो उस सब चीज़ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 32 तक एक जगह डिस्कस कर लूँगा, और ये इजी है। ये दोनों आर्टिकल 12, 13, 14 ज़्यादा समझाना ज़रूरी था, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत सारे केसेस और जजमेंट आते हैं, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं पूछ दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए अलग वीडियो में बनाना हो गया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।